शांति गाना। वेलकम टू एजुकेशन मंत्रा अकेडमी। तो भाई कैसे हैं आप लोग? होप सो अच्छे होंगे। मैं बता दूं मैं भी अच्छा हूं। तो जैसे कि हम अकाउंटिंग रेशियो कर रहे थे, उसमें आज हमारा डे 2 है और हमारा टोटल डे 6 चल रहा है। अकाउंटिंग रेशियो में हमने लिक्विडिटी रेशियो ख़त्म करा था पिछली क्लास में, है ना? याद होगा आपको। लिक्विडिटी रेशियो में हमने क्या करा था? करंट रेशियो और क्विक रेशियो। बिल्कुल, दो रेशियो करी थी हमने, करी थी करंट रेशियो और एक क्या करी थी? क्विक रेशियो। ठीक है, आज हम करने वाले हैं एक्टिविटी रेशियो, जिसको आप टर्नओवर रेशियो के नाम से जानते हैं। पूरी एक्टिविटी रेशियो मोस्ट इंपॉर्टेंट रेशियो है और उसमें से भी पहली रेशियो तो पेपर में आने वाली रेशियो, जिसका नाम है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, पहले इसके हम कॉन्सेप्ट को समझते हैं, फिर हम इस रेशियो को समझेंगे। देखो भाई, इधर देखना। अच्छा भाई, पेन आ गया। लो भाई, शुरुआत में ही फोन आ गया। एक सेकंड, चलिए शुरू करते हैं। कॉन्सेप्ट में देखिए, सबसे पहले मैं आपको सिखा रहा हूं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब आपको देखना है भाई, वर्ड है इन्वेंट्री। इन्वेंट्री का मतलब एक तरीके से आप ले सकते हो स्टॉक से। ठीक है, इन्वेंट्री का मतलब क्या होता है? स्टॉक। अब आप बताओ भाई, 11 से हम इन्वेंट्री स्टॉक सुनते आ रहे हैं। स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है? सेल प्राइस या कॉस्ट प्राइस पे? स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे होती है? कॉस्ट प्राइस पे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस के लिए हमको COGS पता होना चाहिए, जिसका अब यहाँ पे नाम क्या लिख दिया गया है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्या नाम है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम पहले किस नाम से जानते थे? COGS, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आया इतना समझ में? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको नहीं समझ में आता, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड समझना एक बार। अगर मान लो आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, मैंने क्या बोला? अगर आप कोई प्रोडक्ट बना रहे हो, जैसे मान लो आप कोई सब्जी बना रहे हो, ठीक है, या आप किसी रेस्टोरेंट बिजनेस में हो, तो आप एक सब्जी बना रहे हो, सब्जी का नाम है शाही पनीर। ठीक है, अब एक बात बताओ, वो जो कैफे वाला है या रेस्टोरेंट वाला है, वो आपको क्या लगता है, डेली फ्रेश पनीर बनाता है या कल का बचा हुआ पनीर इसी में मिक्स करता होगा? आंसर है कल का बचा हुआ पनीर इसी सब्जी में वो मिक्स करता होगा। तो एक बात बताओ, अगर ये बाउल है, ठीक है, तो कल वाला पनीर उसने क्या करा? इसी में डाल दिया। ठीक है, वो तो नॉर्मली सब करते हैं। तो कल का जो बचा हुआ पनीर है वो उसने क्या करा? इस बाउल में डाल दिया। क्या कल वाले पनीर से ही काम हो जाएगा या आज भी उसको बनाना पड़ेगा? आज भी उसको कुछ सब्जियां खरीद के लानी पड़ेंगी, जो वो आज की सब्जियों में, आज की इस रेसिपी में डालने वाला है। तो आज वो क्या लाएगा? आज वो पनीर खरीद के लाएगा। आज वो मटर कहाँ डलती है? नहीं डलती? ठीक है, क्रीम खरीद के लाएगा। हाँ, और भी भाई मसाले खरीद के लाएगा। ठीक है, वो जो खरीद के लाया वो उसने क्या करा? वो भी इस सब्जी में डाल दिए। क्या आपको क्या लगता है, इस सब्जी की कॉस्ट आने वाली है? नहीं, इसमें अभी भी बहुत सारी चीज़ें बची हैं। इसको बनाने के लिए जो गैस का खर्चा है, वो जो इसको वो छोटू बड़ी मेहनत से बना रहा है, उसकी कॉस्ट, हाँ, छोटू के पसीने की कॉस्ट, ठीक है, वो भी आपको पे करनी पड़ेगी ना। तो जो छोटू की सैलरी है वो भी आप इसमें से दोगे। सैलरी नहीं बोलेंगे, वेजेस बोलेंगे, क्योंकि मजदूर है बेचारा। ठीक है, और गैस का खर्चा और भी कोई छोटे मोटे खर्चे अगर इस सब्जी पे जा रहे हैं, तो वो भी आप क्या करोगे? इसी सब्जी में ऐड कर दोगे। ठीक है, अगर मैं इनको प्लस करूँगा तो मेरी टोटल सब्जी की कॉस्ट आ जाएगी। ठीक है, अब मैं इसको सब्जी ना बोल के मैं इसे गुड्स बोलना चाहता हूँ। गुड्स बोल सकता हूँ अगर मेरा काम कैफ़े का है या रेस्टोरेंट का है। बिल्कुल, ये मेरा क्या है? गुड्स है। तो मैंने गुड्स बनाने के लिए क्या करा? कल का बचा हुआ पनीर, आज का खरीदा हुआ पनीर और जो छोटे मोटे खर्चे उन सबको ऐड कर दिया। ऐड करते ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आया, केवल कॉस्ट ऑफ गुड्स आया। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स आया कैसे? अभी समझाता हूँ। ये कॉस्ट ऑफ गुड्स आया। कॉस्ट ऑफ गुड्स इसको क्यों बोलेंगे भाई? क्योंकि ये वो गुड्स है जो मेरे इस बाउल में रेडी है, ये अभी तक बिका नहीं है। ठीक है, तो ये क्या है? कॉस्ट ऑफ गुड्स आया। अब भाई बिका हुई गुड्स की कॉस्ट कैसे निकालूंगा? या तो मैं बिके हुए गुड्स को पहचान लूँ, भाई इतनी क्वांटिटी बिक गई, या फिर जो आज बच गया उसे माइनस कर दूँ, है ना। तो आज भी थोड़ा सा हमारा गुड्स बच जाएगा, उसको मैंने क्या कर दिया? माइनस कर दिया। ठीक है, तो जिसको क्या बोलूँगा मैं? क्लोजिंग बोलूँगा आज का।
ठीक है। तो भाई COGS का हमारा कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का जो फॉर्मूला बनता है, कल का पनीर यानी ओपनिंग स्टॉक, ओके। जो खरीदा यानी वो परचेज, ठीक है। सैलरी, वेजेस और गैस ये छोटे मोटे खर्चे हैं, ये क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंस है भाई। डायरेक्ट एक्सपेंस वो एक्सपेंस होता है जो ट्रेडिंग में आता है, ठीक है। और जो बच गया गुड्स उससे क्या बोलेंगे, क्लोजिंग स्टॉक बोलेंगे। वाह, फॉर्मूला तैयार हो गया। चलिए ठीक है, तो ये पूरा फॉर्मूला बनता है कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन या COGS का, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। डायरेक्ट एक्सपेंस दिया है क्वेश्चन में तो ठीक है, नहीं दिया तो हम क्या मानेंगे, हम इसको ज़ीरो मान लेंगे। क्या और कुछ नहीं दिया तो भी ज़ीरो मान सकता हूँ, नहीं, और कुछ नहीं दिया तो आपको वो निकालना पड़ेगा। इतना क्लियर है। अच्छा, एक जब आप छोटे बच्चे थे तब आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा होगा, CP प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू SP, कॉस्ट प्राइस प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होता है, सेल प्राइस होता है। ये फॉर्मूला भाई सब नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा तो भाई 8 रुपये का अगर ये मार्कर है, 2 रुपये में प्रॉफिट कमाऊंगा तो ये मार्कर कितने का बिकेगा, 10 रुपये का। तो जो कॉस्ट आई वो कितनी आई, 8 रुपये। जो मैंने कमाया उसे मैं क्या बोलूँगा, प्रॉफिट बोलूँगा 2 रुपये, और सेल कितने की हो गई, 10 रुपये की। इतना आ रहा है समझ में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले को जब हम आगे बढ़े तो इसने CP को तो बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। जो प्रॉफिट हुआ उसे क्या, कौन सा प्रॉफिट बोला, ग्रॉस प्रॉफिट। और जो सेल प्राइस है उसको क्या बोल दिया, सेल्स बोल दिया, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे मेरे दो फॉर्मूले बने, एक COGS का ये फॉर्मूला बना और एक COGS का ये भी फॉर्मूला बन गया। इतना क्लियर है, फॉर्मूला 1 फॉर्मूला 2, ठीक है। कब कौन सा लगाऊंगा भाई, जो डेटा होगा वो फॉर्मूला लग जाएगा, उसमें क्या दिक्कत वाली बात है। क्लियर है भाई इतना, तो आया आपको COGS समझ में, ठीक है। नोट करना है, नोट करो भाई। चलो स्क्रीनशॉट ले लो, चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए भाई आगे बढ़ते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ते हैं। इसे मिटा दो, मिटा दो, एक पेज ऐड कर लें, एक पेज ऐड कर लिया, ये तो ब्लैक हो गया। चलिए कोई नहीं, ब्लैक पेज ऐड कर लिया, इस पे वाइट से लिख देंगे। हाँ चलिए अब देखिए, अब एक और थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं, उसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। मान लो मेरे को कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है 20% ऑन कॉस्ट। फाइंड करना है मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, ये फाइंड करना है भाई मेरे को। ट्राई करेंगे या मैं करूँ, ट्राई करेंगे या मैं कराऊँ, ठीक है मैं कराता हूँ। हाँ चलिए, चलो पहला क्वेश्चन है, आप ही करा दो, करा देता हूँ। चलिए देखिए, हमने अभी अभी पढ़ा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ग्रॉस प्रॉफिट ऐड करो तो क्या आता है, सेल आता है ना। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मेरे को दिया है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट क्या दिया है 20%, किस पे, कॉस्ट पे। तो भाई जब कॉस्ट पता ही है तो सीधा सीधा 20% निकालो ना। तो 6 लाख का 20% कितना आ गया, 6 लाख और 20% कितना हुआ, 1,20। तो सेल कितने की आ गई, 7,20,000। अरे ये तो बच्चों वाला क्वेश्चन निकला। हाँ सेल कितने की आ गई, 7,20,000। हाँ अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, ये तो हमें भी पता है भाई, सेल में से कॉस्ट को माइनस कर दो। सेल आ गई 7,20, कॉस्ट आ गया 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1,20,000। हो गया, आसान है। इसी क्वेश्चन का एक अपडेटेड वर्जन देता हूँ हम, वो करके दिखाना। अगर वो कर दिया तो आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, ठीक है। देखिए सेम दे रहा हूँ, कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है 20% ऑन सेल। अभी भी हमको दो चीज सेम निकालनी है, ग्रॉस प्रॉफिट और सेल्स, ठीक है। चलिए करिए, ट्राई कीजिए एक बार।
ट्राई तो करो, क्या पता हो जाए। चलिए मैं करा रहा हूँ, जो ट्राई कर रहा है वो वीडियो को पॉज करना, ठीक है, फिर ट्राई करना, फिर प्ले करना, देखते हैं आंसर आता है या नहीं आता। हाँ चलिए। यहाँ पे एक दिक्कत क्या हुई, यहाँ पे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू ऑपरेशन तो दिया है 6 लाख, यानी मेरे को COGS इसमें भी गिवन है, लेकिन ग्रॉस प्रॉफिट में नहीं निकाल सकता। क्यों नहीं निकाल सकता, कोई बताएगा? ग्रॉस प्रॉफिट में इसलिए नहीं निकाल सकता क्योंकि मेरे को जो ग्रॉस प्रॉफिट पे रेशियो दी है वो किस पे दी है, वो सेल पे दी हुई है, ठीक है, और मेरे को सेल तो दी ही नहीं। तो अब मैं क्या करूं, तो अब मैं वो लेट वाला सिस्टम लगा दूंगा जो मैथ में आपने सीखा ना, लेट इसको कर लेते हैं x, ठीक है, और इसको मान लेते हैं y, ठीक है, तो हम भी कुछ मानते हैं। चलो, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड तो मेरे को सीधा सीधा दिया हुआ है 6 लाख का, ग्रॉस प्रॉफिट कह रहा है 20% सेल का, और सेल पता नहीं है, तो सेल को कुछ मानते हैं हम, सेल को मानते हैं x। अब जिनको x से नफरत है वो अपने नाम का पहला अक्षर मान लो, ठीक है, तो सेल क्या मान ली मैंने, x। ग्रॉस प्रॉफिट कितना हो गया, 20% ऑन सेल। अब देखो सेल तो फिर नहीं पता, तो x का ही 20% हुआ ना ग्रॉस प्रॉफिट, हुआ तो 20%, ठीक है। अब क्या करें, अब देखो जिसको डेसिमल समझ में आता है वो उसको डेसिमल में कन्वर्ट करो, जिसको फ्रैक्शन समझ में आता है वो उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो। मैं आपको डेसिमल में कराऊं या फ्रैक्शन में कराऊं, मैं आपको फ्रैक्शन में करा देता हूँ, ठीक है। तो इसको मैं 1/5 बोल दूँ, बिल्कुल, तो 6 लाख 1/5x इधर प्लस का, उधर जाए क्या होगा, माइनस का, ठीक है। एलसीएम लेना भाई सबको आता है, 12th में वो आता ही होगा। 5x माइनस में x, ये कितना हो गया, 6 लाख, ठीक है। 5 में से एक x गया, कितना बचा, 4x अपॉन में 5। 4 कहाँ जाएगा, 4 जाएगा डिवाइड में, और 5 मल्टीप्लाई में, तो x की वैल्यू निकल आएगी, बिल्कुल 1.5 लाख इंटू में 5 कितना हो गया, x की वैल्यू आ गई 7.5 लाख। x की वैल्यू कितनी आ गई, 7.5 लाख। जैसे ही x की वैल्यू 7.5 लाख आई, यानी मेरी सेल्स कितने की आ गई, 7.5 लाख की मेरी सेल्स आ गई। इतना क्लियर है? हो मुश्किल है, कोई नहीं, एक आधे क्वेश्चन प्रैक्टिस होंगे, सब हो जाएगा। चलो, ग्रॉस प्रॉफिट निकल आएगा, बिल्कुल। सेल कितने की है, 7.5 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट है 6 लाख, तो आपका वो सॉरी सेल्स कॉस्ट है 6 लाख, तो ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख। ख़त्म हो गया, ठीक है। ये आपके कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, इन पे अगर आपकी पकड़ है ना तो क्वेश्चंस कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन कहाँ खेलेगा, क्वेश्चन ग्रॉस प्रॉफिट, सेल, कॉस्ट, इन तीन के बीच में घूमता रहेगा, ठीक है। आपको बस अपने कॉन्सेप्ट याद रखने हैं, क्वेश्चन तो अपने आप हो जाएगा, है ना। चलो, इसी को मैं एक ट्रिक से कराऊँ, करा देता हूँ, मिटा रहा हूँ भाई मैं, लाइन भी मिट गई, कोई नहीं। चलिए, एक छोटी सी ट्रिक है, उसको भी देखते हैं। देखो भाई, हमको फ्रैक्शन देखो, हमको COGS दिया हुआ है 6 लाख का, और एक फ्रैक्शन दिया हुआ है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट बोल रहा है 20% किसका, सेल का। अगर मैं इसको फ्रैक्शन में बदलूँ तो ये बोल सकता हूँ 1/5 किस पे है, सेल्स पे है। अब आपको बस इतना याद रखना है, अगर सेल पे कोई फ्रैक्शन 1/5 है, क्या बोला मैंने, अगर सेल पे कोई फ्रैक्शन 1/5 है तो सेल बड़ी होती है, कॉस्ट बड़ा होता है। भाई सबको पता है सेल बड़ी होती है, तो कॉस्ट पे जाने के लिए सेल से कम फ्रैक्शन होगा। हाँ, तो यहाँ पे जैसे 1/5 दिख रहा है ना, सेल से कॉस्ट पे जाओगे तो -1 करोगे, तो ये कितना हो गया, 1/4 ऑन कॉक्स। तो अब देखो भाई, कॉक्स का फ्रैक्शन आ गया और मेरे को कॉक्स ही पता है, तो सीधा 6 लाख का 1/4 निकालो, आपका प्रॉफिट कितना आ गया, 1.5 लाख। क्या ये वही प्रॉफिट है जो अभी अभी निकला था? हाँ, ये वही प्रॉफिट है जो अभी अभी निकला था। इजी है। तो सर अगर कॉस्ट का दिया हो और सेल पे जाना हो तो भाई 1 बढ़ा दो, ठीक है, नीचे ही बढ़ाना है, ऊपर मत बढ़ाना, ठीक है। 1/4 का क्या हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा, ठीक है। हाँ, अब सेल कैसे निकलेगी, 6 लाख और 1.5 लाख, सेल कितने की हो गई,
7 लाख। या आप अपने आंसर चेकिंग के लिए भी यूज़ कर सकते हो, और अगर एमसीक्यू आता है इस कॉन्सेप्ट से तो आप उस एमसीक्यू को भी इससे कर सकते हो। रिकमेंडेड तरीका भाई यही है, जब आपका पेपर में क्वेश्चन 4 नंबर का आता है और एक ही रेशियो अगर वो पूछ रहा है, तो नॉर्मल सी बात है आपके क्वेश्चन जो आंसर की लेंथ है वो थोड़ी सी बड़ी होनी चाहिए। तो आप इस तरीके से करोगे, इसको आप चेकिंग के लिए रख सकते हो। अगर आपके 4 या 5 4 नंबर में 4 ही रेशियो पूछ ली, तो फिर आप ये वाली ट्रिक भी आप सीधा इसमें पुट कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे रेशियो का आंसर 1 नंबर का है, वर्किंग्स आपकी नंबर नहीं देंगी। इतना क्लियर है? चलिए अब करते हैं कुछ क्वेश्चन करेंगे। चलिए एमसीक्यू है, बट यही क्वेश्चन अगर आएगा तो 3 नंबर में भी आ सकता है, तो हम तो केवल भाई 3 नंबर का सोच के करेंगे, आंसर मैच हो जाएगा। चलो भाई, कह रहा है ओपनिंग इन्वेंट्री 90,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 1,10,000, परचेजेस दिए 2,30,000, कैरेज इनवर्ड डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हाँ। सेल्स 4 लाख, वेजेस डायरेक्ट एक्सपेंस होता है, हाँ। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो की डिमांड कर रहा है वो, ठीक है। अब मैं फॉर्मूले की बात करता हूँ भाई, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला देखो, आपको कैसे याद रखना है, ये हमेशा कॉस्ट पे निकलता है, तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड में जो निकाल रहे हो उसका एवरेज कर दो। आप क्या निकाल रहे हो, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो निकाल रहे हो, तो उसी का एवरेज आप डिवाइड में रखो, तो डिवाइड में क्या आ गया, एवरेज इन्वेंट्री। बिल्कुल, चलिए शुरू करते हैं। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वो वाला फॉर्मूला लगेगा क्या, जीपी और सेल वाला? नहीं, क्यों? क्योंकि डेटा वो नहीं है, तो बड़े वाला फॉर्मूला लगेगा, हाँ। तो फॉर्मूला लगाओ, ओपनिंग स्टॉक प्लस में परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस में क्लोजिंग स्टॉक। तो बताओ भाई, ओपनिंग स्टॉक कितने का है? ओपनिंग स्टॉक है 90,000 का। परचेज कितने का है? परचेज है 230 का। डायरेक्ट एक्सपेंस दिख रहा है, ये रहा 20 और 70। डायरेक्ट एक्सपेंस कितने के हो गए? 90,000 के। और क्लोजिंग स्टॉक दिख रहा है, क्लोजिंग स्टॉक भी दिया हुआ है 1,10,000 का। चलिए भाई, प्लस माइनस आपके हैं, करिए। 90 90 180, 180 में से 1 10 गए 70, 2 30 और 70 3 लाख। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3 लाख। तो यहाँ पे मैं पुट करूँगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितना आ गया? 3 लाख। एवरेज तो निकाल ही दोगे, एवरेज का फॉर्मूला क्या होता है, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2। तो 2 लाख को 2 से डिवाइड करा, आंसर कितना आ गया? 1 लाख। तो भाई डिवाइड कितने से करा? 1 लाख। यहाँ पे आपका कितना आ गया? 3 टाइम्स। तो आंसर क्या हो गया? 3 टाइम्स, यानी सी आपका करेक्ट ऑप्शन आ गया। अब डाउट ये आएगा, सर पिछले वाली रेशियो में तो आप 3:1 लिखवा रहे थे, अब ये 3 टाइम्स क्या हो गया? देखो, वो लिक्विडिटी रेशियो थी, वो एक प्योर रेशियो थी, ये टर्नओवर रेशियो टाइम्स में चलती है। इस रेशियो का मतलब क्या है कि साल में आप 3 बार इन्वेंट्री को भरते हो, ठीक है। देखो, कोई बिजनेस है ना, उसमें बार बार इन्वेंट्री खरीदनी पड़ती है, तो इन्वेंट्री का टर्नओवर कितनी बार होता है पूरे साल में, वो आपसे पूछ रहा है। तो आप साल में कितनी बार इन्वेंट्री भरते हो? साल में 3 बार इन्वेंट्री भरते हो, ठीक है। अगर आपका एवरेज इन्वेंट्री पीरियड निकालने को आ जाए, तो एवरेज इन्वेंट्री पीरियड का जो फॉर्मूला होता है ना, वो आपका बनता है भाई 365, 360 या 12 मंथ्स डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ये क्या बता दिया? 365 डेज मंथ। साल में कितने दिन होते हैं? 365 दिन होते हैं। अगर क्वेश्चन बोल दे साल में 360 दिन है, तो कितने दिन मानोगे? 360। और मंथ में निकालोगे तो 12 महीने डिवाइड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। जैसे कि मैं मंथ में मान रहा हूँ, तो भाई साल में बताओ कितने महीने होते हैं? 12। आपका इन्वेंट्री टर्नओवर कितना आ गया? 3। तो भाई साल में कितनी बार इन्वेंट्री भर लोगे? 4 बार भर लोगे, नहीं, हर 4 महीने में आप इन्वेंट्री को भरोगे, ठीक है। तो साल में भाई 4 बार, मैं हर 4 महीने में मैं 1 बार इन्वेंट्री को भर लूँगा, यानी साल में मैं कितनी बार इन्वेंट्री भरूँगा? 3 बार इन्वेंट्री भर लूँगा, ठीक है। चलो, ये तो एक एक्स्ट्रा कॉन्सेप्ट है जो आप अलग से सिखाया मैंने आपके एग्ज़ाम पर्पस के लिए। केवल ऊपर वाला कॉन्सेप्ट काफ़ी है, ठीक है, ये आपको निकालना आना चाहिए। आया इतना समझ में? चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और क्वेश्चन, चलो देखते हैं। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल दी हुई है मेरे को कितने की? 6 लाख की। ग्रॉस प्रॉफिट भी दिया हुआ है, कितना परसेंट?
25% ऑन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। देखो यहाँ पे सेल भी दी हुई है और सेल का ही 25% दे दिया, तो मेरे को वो जो एक्स मान के कर रहा था वो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हाँ बिल्कुल। फिर मेरे को ओपनिंग इन्वेंट्री क्लोजिंग इन्वेंट्री, अरे ये तो आसान क्वेश्चन आ गया। ओपनिंग इन्वेंट्री और क्लोजिंग इन्वेंट्री करोगे ट्राई? करो ट्राई। ओपनिंग इन्वेंट्री 1,00,000, क्लोजिंग इन्वेंट्री 60,000। अगर एवरेज निकालूं तो एवरेज कितना आ गया? 80,000 का मेरा एवरेज निकल कर आ गया। इतना क्लियर है? आ रहा है समझ में? बिल्कुल आ रहा है समझ में। चलो अब देखो क्या निकालना है मेरे को। निकालना है इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। क्या होता है फॉर्मूला? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज इन्वेंट्री। अब देखो एवरेज इन्वेंट्री तो मैंने निकाल ली, कितनी आ गई? 80,000। अगर ये निकल आए तो सारी बात खत्म। अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के फिर से दो फॉर्मूले, एक कॉस्ट प्लस ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल, दूसरा अभी जो बड़ा वाला लगाया था ओपनिंग प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। हाँ, तो मैं कौन सा लगाऊंगा? मैं लगाऊंगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल टू क्या होगा? सेल्स के। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कितने का है भाई? पता ही नहीं, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड को कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। ग्रॉस प्रॉफिट 25% किसका? सेल का। सेल पता है? हाँ, 6 लाख का 25%, और सेल तो है ही 6 लाख। 6 लाख का 25% कितना हो गया? 1.5 लाख। बिल्कुल, तो 1.5 लाख प्लस का उधर जाके माइनस का, तो 6 लाख में से 1.5 लाख गए, तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड शायद क्या 4.5 लाख का आ गया। ठीक है कैलकुलेशन भाई, प्लस माइनस की गलती हो तो मेरे को बता देना, है ना। चलो एक बार डिवाइड करो, करोगे डिवाइड? 4.5 लाख को 80,000 से डिवाइड करो एक बार। 4 जीरो से तो भाई 4 जीरो खत्म हो गए। 8 से गया 8 5 जा 40, 5 बचा, 8 6 जा 48, 2 बचा 16, 5.625 टाइम्स ऐसा कुछ दिख रहा है आंसर में। बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, ऐसे आसान आसान क्वेश्चंस आपके एग्जाम में देखने को मिलते हैं। क्लियर है? चलें आगे। चलिए अगली रेशियो हमारे पास है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब देखो सोचना उसी तरीके से जैसा इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीखा था हमने। एक बार 1 मिनट का ब्रेक लो, फिर हम स्टार्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो। चलिए, ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो सोचना उसी तरीके से जैसे इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो में सीखा था, सोचा था। ठीक है, क्या सोचा था? इन्वेंट्री किस पे निकलती है? इन्वेंट्री कॉस्ट पे निकलती है। ऐसी बताओ ट्रेड रिसीवेबल किस पे निकलता है? अब कई बच्चे होंगे जिन्हें ट्रेड रिसीवेबल का मतलब ही नहीं पता होगा, तो वो सीखते हैं पहले ट्रेड रिसीवेबल का मतलब। ट्रेड रिसीवेबल मतलब होता है वो बंदे जिनसे पैसे लेने हो ट्रेड के पर्पस से, यानी कि जिनको मैंने उधार सामान बेचा हो, क्योंकि उन्हीं से पैसे लेने हैं। अगर पेबल होता तो पैसे देने हैं। ठीक है, तो ट्रेड रिसीवेबल का मतलब हो गया डेटर, और भी किसी से पैसे लेने होते हैं, हाँ बिल्स रिसीवेबल, दोनों अगर मिल जाए तो उनको क्या बोला जाएगा? ट्रेड रिसीवेबल। ठीक है, अगर किसी को ट्रेड रिसीवेबल का मतलब नहीं पता तो लिख लो डेटर प्लस बीआर किसके बराबर होता है? ट्रेड रिसीवेबल के बराबर होता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? चलो भाई, अब डेटर किससे बनता है? क्या करूं बिजनेस में कि मेरा डेटर बन जाए? सेल करो। अगर आप सेल करोगे तो ही डेटर बनेगा। कैश सेल करूं तो डेटर बन जाएगा? नहीं। क्रेडिट सेल करो तो मेरा क्या बन के आएगा? डेटर बन के आएगा। तो फॉर्मूला भी बन गया क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। क्रेडिट मतलब उधार, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन का मतलब क्या होता है? सेल्स। अच्छा, वो भी कौन सा उधार? नेट क्रेडिट सेल। रिटर्न माइनस करके आप यहाँ पे लिखोगे। अगर मान लो क्रेडिट सेल है 6 लाख और रिटर्न है 1 लाख की, तो रियल में क्रेडिट सेल कितने की हो गई? 5 लाख की, है ना। एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कैसे निकालोगे? एवरेज ट्रेड रिसीवेबल का सिंपल सा फॉर्मूला,
ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस में क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। अब इसको अगर और ओपन करूं मैं, ओपनिंग में क्या होगा, ओपनिंग डेटर प्लस ओपनिंग बी आर, क्लोजिंग में भी सेम होगा, क्लोजिंग डेटर प्लस क्लोजिंग बी आर डिवाइड बाय 4 या 2, क्योंकि आइटम तो दो ही है ना, ये दोनों मिलके एक ट्रेड रिसीवेबल बने, ये दोनों मिलके एक ट्रेड रिसीवेबल बने, तो आइटम तो भाई दो ही है ना, तो डिवाइड भी कितने से करूंगा, 2 ही से ही करूंगा। ठीक है, चलिए ये रेशियो भी आपकी टाइम्स में निकलेगी और ये बताती है कि भाई साल में कितनी बार डेटर आपको पैसा देगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इसके क्वेश्चंस के साथ। एक और एमसीक्यू है हमारे पास। एमसीक्यू का मतलब ये मत समझना कि भाई ये एक एक नंबर में आएंगी रेशियो, यही आपके बड़े क्वेश्चन होंगे और इन्हीं का ही एमसीक्यू फॉर्म आपका एमसीक्यू में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, ये 3 नंबर 4 नंबर का क्वेश्चन एक बनेगा आपका रेशियो से। चलो शुरू करते हैं। कह रहे क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, अरे वाह, क्रेडिट सेल ही दे दी मेरे को, कितने की दे दी, 20 लाख के। ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो भी निकाल के दे दिया, कितना अच्छा बंदा है भाई, 5 टाइम्स। ओपनिंग डेटर निकाल के दे दिए 320। तो क्या मिस कर दिया उसने कहा भाई आप एक काम करो, मेरे लिए केवल और केवल क्लोजिंग डेटर निकाल दो। चलो करोगे ट्राई, बिल्कुल करेंगे ट्राई। ठीक है, वीडियो पॉज करो और तब तक ट्राई करो। ठीक है, मैं भी कराता हूँ। चलो, क्या होता है ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, टीआर क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, सॉरी नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। अब देखो ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो दी हुई है 5, बिल्कुल। नेट क्रेडिट सेल दी हुई है 20 लाख, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल नहीं पता, क्योंकि क्यों नहीं पता, दोनों को प्लस करके 2 से डिवाइड करेंगे तब पता चलेगा मेरे को एवरेज क्या है, तो ये तो मेरे को पता ही नहीं। ठीक है, ये 5 डिवाइड में जाएगा और ये मल्टीप्लाई में, तो 5 से कट गया, ये कितने पे गया, 4 लाख। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल कितने के आ गए, 4 लाख। एवरेज में क्या होता है, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई 8 लाख। ठीक कर रहा हूँ मैं यहाँ तक, बिल्कुल। ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल दिए हुए हैं, बीआर तो दिया नहीं, तो यही ओपनिंग है। ओपनिंग कितना दिया हुआ है, 320। क्लोजिंग निकल आएगा, बिल्कुल 320 उधर जाके माइनस, 8 में से 320 गए 480, बिल्कुल ये आपका आंसर हो गया। कहीं है ऑप्शन में, पहला ही ऑप्शन सही है, ए 4,80,000। आया समझ में भाई, आ रहा है समझ में। चलिए एक क्वेश्चन और है, ये आपके लिए छोड़ दूं। प्रोविजन का क्या करें सर, इसमें प्रोविजन का कुछ मत करना। प्रोविजन क्या होता है कि डाउटफुल होता है कि भाई डूबेगा पैसा, ये मेरे को शक है, डूबा नहीं है, क्या है, शक है, तो प्रोविजन का मैं इस रेशियो में कुछ भी नहीं करूंगा। वो एक अकाउंटिंग ट्रीटमेंट है हमारा, वो एक कॉन्सेप्ट होता है ना, क्या नाम है उसका, प्रूडेंस कॉन्सेप्ट, कंजर्वेटिज्म प्रिंसिपल। वो कहता है एंटीसिपेटेड लॉसेस को आप पहले ही रिकॉर्ड कर लो, इसलिए प्रोविजन बनता है। रियल में तो अभी ये लॉस हुआ ही नहीं है ना, जब लॉस होगा तब हम रिकॉर्ड कर लेंगे। ठीक है, आ रहा है समझ में। चलो भाई करा देता हूँ। टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, टोटल सेल्स दी हुई है 27 लाख। देखो एग्जाम में आप सेल नहीं लिखोगे, एग्जाम में आप रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ही लिख कर आओगे। ठीक है, और क्या दिया हुआ है, क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी क्रेडिट सेल भी दी हुई है, कितने की, 8 लाख की। ओपनिंग डेटर कितने के दिए हुए हैं भाई, 20, क्लोजिंग डेटर 2 लाख। प्रोविज़न दिया हुआ है, खैर मेरे किसी काम का है ही नहीं प्रोविज़न। इसका एक बार एवरेज निकालो, प्लस करो, कितना आ रहा है, 320 डिवाइड बाय 2, एवरेज कितना आ गया, 160, एवरेज तो आ गया। अब आपको पता है भाई टोटल सेल चाहिए, क्रेडिट सेल चाहिए, मेरे को तो क्रेडिट सेल चाहिए, वो भी सीधा दी हुई है, हो गया क्वेश्चन खत्म। क्रेडिट सेल डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, जो कि कितना आ गया, 5 टाइम्स। है कोई ऑप्शन में, हाँ बी इसका करेक्ट आंसर हो गया। ऐसे नहीं करना एग्जाम में, पहले फॉर्मूला लिखना अच्छे अच्छे से, पहले लिखना, क्या लिखोगे,
ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला लिखोगे क्या आएगा, नेट क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल, फिर ये पुट कर देना नीचे, एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकाल के दिखा देना, ओपनिंग ट्रेड रिसीवेबल प्लस क्लोजिंग ट्रेड रिसीवेबल डिवाइड बाय 2। ठीक है, चलिए इसी के साथ हमारी ये वाली रेशियो भी खत्म हुई। अगली इंपॉर्टेंट रेशियो है इसमें वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। आपके पास एक डाउट आएगा, सर एक रेशियो मैंने पढ़ी थी, कौन सी रेशियो पढ़ी थी? आपने पढ़ी थी ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो, है ना? तो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आप नहीं कराएंगे? कराएंगे, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो भी कराएंगे। ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो लेस इंपॉर्टेंट रेशियो है, उसका आपको बस फॉर्मूला पता होना चाहिए। अब देखो ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो आपने पढ़ा होगा, ट्रेड पेबल टर्नओवर रेशियो किस पे निकलते हैं भाई? पेबल, पेबल का मतलब होता है क्रेडिटर प्लस बीपी। ठीक है, क्रेडिटर किससे बनते हैं? परचेज पे बनते हैं। तो फॉर्मूला बन गया नेट क्रेडिट परचेज डिवाइड बाय एवरेज ट्रेड रिसीवेबल ट्रेड पेबल। ठीक है, चलिए अभी हम मेन रेशियो पे आते हैं जिसका नाम है वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं हम वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। इसका जो फॉर्मूला होता है, देखो वर्किंग कैपिटल हमने कहाँ पढ़ा था? करंट रेशियो, क्विक रेशियो में पढ़ा था। क्या फॉर्मूला होता था? करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। ठीक है, अगर आपको ये याद ना रहे, कैपिटल का फॉर्मूला होता है एसेट माइनस लायबिलिटी, यही फॉर्मूला होता है। अब आपको इतना ध्यान रखना है, एसेट माइनस लायबिलिटी कैपिटल के बराबर होता है। वर्क कहाँ कर रहे हैं? वर्क हम करंट में कर रहे हैं, तो फॉर्मूला बन गया करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, है ना? अब बताओ करंट एसेट और करंट लायबिलिटी किससे बनेगा? ये सेल से बनेगा। फॉर्मूला क्या बनेगा? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी कि ये किसकी बात कर रहा है? सेल की बात कर रहा है। और वर्किंग कैपिटल ये किसकी बात कर रहा है? करंट एसेट और करंट लायबिलिटी की बात कर रहा है। तो सिंपल सा फॉर्मूला हो गया सेल अपॉन में वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल देखो निकालने के मैं कुछ फॉर्मूले लिखवाता हूँ आपको, देखना। ये हमारी बैलेंस शीट होती है, कंपनी की बैलेंस शीट करा रहा हूँ, होती तो उस फॉर्म में, लेकिन अभी मैं इस फॉर्म में लिखवा रहा हूँ। ठीक है, इस साइड आपके पास होता है करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, ठीक है, या फिर फिक्स्ड एसेट, और इधर आपका आ गया नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, शेयर होल्डर फंड, और नॉन करंट लायबिलिटी, और क्या हो गया? करंट लायबिलिटी। अब देखो इन दोनों को माइनस कर दो तो क्या बनेगा? वर्किंग कैपिटल, है ना? तो एक फॉर्मूला ये भी तो बन रहा है ना, करंट एसेट प्लस नॉन करंट एसेट प्लस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब आपको पता है भाई दोनों एक दूसरे के बराबर होते हैं, तो शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लायबिलिटी प्लस में करंट लायबिलिटी, है। करंट लायबिलिटी इधर जाके माइनस हो जाएगी, है ना? तो ये इसको मैं क्या बोलूँगा? वर्किंग कैपिटल, और इधर फॉर्मूला बन जाएगा शेयर होल्डर फंड प्लस नॉन करंट लायबिलिटी माइनस नॉन करंट एसेट माइनस नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। ओह, ये भी फॉर्मूला बन सकता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूले आपको सिखाए नहीं जा सकते, आपको बैलेंस शीट आती है तो आप खुद बना सकते हो। ठीक है, अब देखो एक फॉर्मूला और दिखाऊं, इसी में दिख रहा है एक फॉर्मूला और बन रहा है, देखो इसको क्या कहते हैं। अगर आपने ढंग से थोड़ा बहुत भी पढ़ा हो तो इसे कैपिटल एम्प्लॉयड, कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है? बिजनेस में लगाया हुआ पैसा, और पैसे दो तरीके से लगते हैं, या तो अपना लगा लो या किसी और का लगा लो, है ना? अपना लगाया तो शेयर होल्डर फंड, किसी और का लगाया तो नॉन करंट लायबिलिटी। तो देखो एक और फॉर्मूला बना, इसको बोलेंगे हम कैपिटल एम्प्लॉयड, और इसको बोलेंगे नॉन करंट एसेट माइनस में नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। अब कहोगे सर ये फॉर्मूला तो कहीं देखा ही नहीं, तो भाई फॉर्मूले कैसे याद कराएं? फॉर्मूले आप याद कर ही नहीं सकते, फॉर्मूले इस बैलेंस शीट से काफ़ी फॉर्मूले बनते हैं, तो आप इस बैलेंस शीट को याद रखो, जो चीज़ चाहिए अपने हिसाब से इधर उधर भेजो ना, अपने आप आंसर आएगा, है ना? चलो चलिए कुछ एक ही क्वेश्चन है इसका, वो करते हैं। अच्छी रेशियो है, हाँ। इन अ कंपनी रेट ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट 20% ऑन कॉस्ट। एक कंपनी है जो कि ग्रॉस प्रॉफिट कमा रही है 20%, किस पे? कॉस्ट पे, है ना?
इट्स ग्रॉस प्रॉफिट इज 4 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट ही दे दिया, कितना दे दिया 4 लाख। करंट लाइबिलिटी आर 50% ऑफ करंट एसेट। तो देखो एक इक्वेशन दे रहा है, वो सीधा सीधा बात नहीं कर रहा मेरे से, कह रहा है करंट लाइबिलिटी है 50% किसकी, करंट एसेट की। और क्या कह रहा है, एंड करंट एसेट आर 12 लाख। अरे इसने तो सीधा ही करंट एसेट दे दे। चलो कोई नहीं, कैलकुलेट द वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। देखो यहाँ तक क्वेश्चन में जान थी, फिर यहाँ पे उसने जैसे ही ये दे दिया हमारा काम आधा ही हो गया, सीधा खत्म हो गया। अब देखो करंट एसेट दी रखी है 12 लाख, तो इस इक्वेशन से करंट लाइबिलिटी निकल आएगी। करंट लाइबिलिटी क्या है, 50% करंट एसेट की। तो करंट लाइबिलिटी कितनी आ गई, 6 लाख। ये आ रहा है समझ में या नहीं आ रहा? करंट लाइबिलिटी कितने की आ गई, 6 लाख की, है ना। ठीक है, अगर मैं इसमें वर्किंग कैपिटल की बात करूं तो वर्किंग कैपिटल क्या होता है, करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी। तो करंट एसेट है 12 लाख, करंट लाइबिलिटी 6 लाख, तो वर्किंग कैपिटल भी हमारी कितनी आ गई, 6 लाख। एक चीज तो निकल गई। अब मेरा मोटिव है सेल्स निकालना। ठीक है, तो अब मेरा फोकस किस पे होना चाहिए, सेल्स पे। जब आप सेल्स निकालोगे तो सेल्स तो इससे निकलेगा ना, ग्रॉस प्रॉफिट किस पे दिया हुआ है, कॉस्ट पे, और इनटू 100 जो कि कितना होगा 20 के बराबर। ये आया समझ में? मैंने ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो आपको अभी तक नहीं कराई, लेकिन मैंने फ्रैक्शन को रेशियो में कैसे बदला। उसने बोला 20% कॉस्ट का निकालोगे तो क्या आएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आएगा। ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट निकाला, तो इसका अगर मैं परसेंटेज निकालूंगा तो वो कितना आएगा, 20%। अच्छा, मैथ वालों को तो समझ में आ ही रहा होगा, है ना। चलो, जिनके पास मैथ नहीं है उनका क्या करें, उनको भी भाई समझ में आ ही जाना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट का 20, कॉस्ट का 20% है ग्रॉस प्रॉफिट। तो कॉस्ट, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन में कॉस्ट इंटू 100 करूँगा तो वो किसके बराबर आना चाहिए, 20% के बराबर आना चाहिए। क्या मेरे को ग्रॉस प्रॉफिट पता है? हाँ पता है, 4 लाख। अच्छा, अगर किसी को दिक्कत हो रही ना सर वो 20% है, अपॉन में आपने 100 नहीं लगाया, तो आप 100 यहाँ से हटा दो, वहाँ पे लगा दो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, वैसे भी वो 100 मल्टीप्लाई वाला डिवाइड में ही जाने वाला था। ठीक है, तो अब सॉल्व कर लो, कॉस्ट निकालोगे उधर जाके कॉस्ट मल्टीप्लाई में चला जाएगा, 20 डिवाइड में आएगा और 100 मल्टीप्लाई में। ये गया 5, कॉस्ट कितनी आ गई, 20 लाख। अगर कॉस्ट 20 लाख है तो सेल्स कितनी हो जाएगी, कॉस्ट 20 है, सेल्स 4 लाख है, तो आपकी सेल्स कितनी, वो प्रॉफिट 4 लाख है तो सेल्स कितनी हो गई, 24 लाख। इसमें फॉर्मूला लगाओगे आप, सेल्स इज इक्वल टू COGS प्लस में ग्रॉस प्रॉफिट। हाँ, अब लगा दो अपना फॉर्मूला, सेल्स आ गई 24 और वो आ गया 6, लगाओ यहाँ पे, सेल्स आ गई 24 लाख और वर्किंग कैपिटल 6 लाख। ये कितना आ गया, 4 टाइम्स। ओके, खत्म हो गया। चलिए, एक और फॉर्मूला है भाई इसमें, नहीं एक और क्वेश्चन है इसका। चलिए लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर इस क्लास को ख़त्म करते हैं। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है 4 लाख, चलो जल्दी से बना लेते हैं। इसमें आंसर करते हैं। शेयर होल्डर फंड दिया हुआ है कितने का, 4 लाख का। लॉन्ग टर्म डेट्स दिए हुए हैं 8 लाख के। ग्रॉस प्रॉफिट दिया हुआ है, अरे ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंस शीट में नहीं आता सर, 20% किसका, कॉस्ट का, और ग्रॉस प्रॉफिट एट 20% ऑन कॉस्ट वाज 8 लाख। कॉस्ट ही दी हुई है सीधा सीधा 8 लाख की, है ना। नेट एसेट और कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो निकालनी है ना। चलो मैं आपको चीज़ें समझा देता हूँ, बाकी तो आप कर ही लोगे इतने तो भाई। चलो भाई देखो, नेट एसेट का मतलब होता है ये हमसे कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो मांग रहा है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला होता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन डिवाइड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड या नेट सेल, है ना। तो चलो पहले रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालते हैं। कॉस्ट का 20% प्रॉफिट है, तो कॉस्ट प्लस में प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल। कॉस्ट कितनी है, 8 लाख। 8 लाख का 20% क्या है, प्रॉफिट है। तो अगर सेल्स निकालना हो 160
तो सेल्स कितनी हो गई 960। आपकी सेल्स तो निकल गई, कितनी आ गई 9,60,000। और रही बात कैपिटल एम्प्लॉयड की, कैपिटल एम्प्लॉयड तो ये रहा 8 और 4 12 है ना, तो ये कितना आ गया 12 लाख। एक बार करना डिवाइड, करना एक बार डिवाइड। करो भाई, नौ 60 को 12 लाख से करना है को। ठीक है, आ रहा है कुछ 960 डिवाइड बाय 12 लाख है ना 0.8, तो 0.8 टाइम्स। ओके, आ गया आंसर। चलिए, तो देखो ये हमारी लास्ट रेशियो थी। खैर ये हमारी इम्पोर्टेंट रेशियो है, ध्यान रखना है इसमें आपका सेल्स अपॉन में कैपिटल एम्प्लॉयड, और कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पता है शेयर होल्डर फंड प्लस में नॉन करंट लाइबिलिटी होता है। यहाँ पे मैंने आपको जो बैलेंस शीट बताई थी ना, ये जो चीज़ है ना, ये आपकी कैपिटल एम्प्लॉयड है ना। अब आप इसको कैसे भी निकाल लो, या तो कैपिटल एम्प्लॉयड सीधा निकाल लो, या टोटल एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर लो, या टोटल लाइबिलिटी में से करंट लाइबिलिटी माइनस कर लो। इसको आप इधर उधर घुमा के निकाल सकते हो। हाँ, तो ये हमारी लास्ट एक्टिविटी रेशियो थी, इसी के साथ हमारी एक्टिविटी रेशियो ख़त्म हुई। ठीक है, अब हमारे पास इसमें दो रेशियो बची हुई हैं, दो टाइप्स बचे हुए, एक प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो और एक बची हुई है आपकी कौन सी सॉल्वेंसी रेशियो। ठीक है, जो कि हम अगली क्लास में करने वाले हैं। हाँ, तो आज के लिए इतना ही है। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, मिलते हैं अगली क्लास में। ठीक है, तब तक के लिए आप रिवीजन मोड अपना ऑन रखना। हाँ, चलिए आज के लिए इतना ही।